नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में आज देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट। आपको पता होगा जीएस वाले पार्ट में कुल 140 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट पेपर होता है, और सेकेंड पेपर हिंदी का होता है जिसमें 60 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। टोटल 200 प्रश्नों का ये पेपर होता है यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत का इतिहास का पहला पार्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कि 5 दिसंबर को आयोजित होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। जो लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उनको 2 मंथ का अनअकैडमी की तरफ से फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और जो लोग 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उनको 3 मंथ का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये ऑफ़र जो है अभी आज ही तक वैलिड है, यानी कि 3 नवंबर तक। तो इसे जो है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिए। जो लोग यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक भी कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर ही विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट सीरीज का जो है टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंक वालों को जो है उचित जो है पुरस्कार भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रैंक वालों को फिटबिट वॉच या फिर जो है लेनोवो टैबलेट दिया जाएगा, जिसका प्राइस 8,000 रुपये है। उसके बाद रैंक 2 वालों को दिया जाएगा बोट का स्मार्ट वॉच, जिसका प्राइस 2500 है। और रैंक 3 जिनका आएगा उनको अमेजन वाउचर 1,000 रुपये का दिया जाएगा। और रैंक 4 वालों को 50 से 25% तक स्कॉलरशिप के लिए जो 1 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दिया जाएगा अनअकैडमी पे। और इसका पैटर्न आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम मार्क जो होता है 200 अंकों का होता है, और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होता है। और निगेटिव मार्किंग भी है 0.33% यानी कि 1/3। तो हर एक जो है गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1/3 अंक भी काटा जाएगा। और इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि टेस्ट जीएस में 150 मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिनके अंक जो हैं वो समान होंगे। तो नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और अनअकैडमी पे ही जो है विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट सीरीज का ही हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में भी जो है आपको टेस्ट जो है दिया जा रहा है। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपसे रेफरल कोड एक मांगा जाता है। यदि आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे एक बार यूज जरूर कीजिएगा। आज का पहला जो प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। डुप्ले और मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब की संयुक्त सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया, और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने थे। प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों को पराजित किया था। तो कालक्रम के अनुसार पूछा गया था, तो अंबर युद्ध हो जाएगा सबसे पहले, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास, उसके बाद लास्ट में होगा बक्सर का युद्ध। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? 4 विकल्प है, इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सही सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान इसमें पराजित किया गया और युद्ध के मध्य यह दिवंगत हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य। हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच यह हुआ था, और इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था 1780 से 82 के मध्य, जिसमें अंग्रेज एवं हैदर तथा बाद में टीपू के साथ भी ये हुआ, और इस युद्ध में हैदर पराजित हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया था यह, और जिसमें टीपू पराजित हुआ और अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका 1799 में टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध करते हुए मारा गया। तो डी ये ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी जो है सभी यहाँ पे क्या है, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो यह प्रचलित था दक्षिण भारत में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी बंदोबस्त का सूत्रपात सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने जो है बारामहल जिले में किया था, और 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू हुई, और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया, और 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बम्बई प्रांत में भी लागू कर दी गई। और तो यहाँ पे जो है दक्षिणी भारत आपका ऑप्शन में जो दिया गया सही होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि पहला है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन यह थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, और इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात को तर्कों द्वारा सिद्ध किया, और धन निष्कासन का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया था। और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसका शासनकाल देखा जाए तो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक था, और यह कंपनी शासन का जो है अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। और विद्रोह के समय इसने इलाहाबाद को केंद्र बनाकर विद्रोह का दमन किया, और विद्रोह के बाद इसने सेना में यूरोपीय सैनिकों की वृद्धि की एवं तोपखाना यूरोपीय नियंत्रण में रखा था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। कब? तो 1817 ईस्वी में। और इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने डच घड़ी समाज डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की थी। और दिल्ली कॉलेज जो दिया गया है बी ऑप्शन में, आप देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1824 में। और मेयो कॉलेज ये अजमेर में है, राजस्थान में, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और अलीगढ़ में है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में भी हुई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले पूछा गया है किसकी स्थापना की गई थी, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह किया गया था 1857 में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए थे। उसमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 जगह स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, और कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया था। तो चार्टर अधिनियम 1813 याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैकाले के सुझाव पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया, और इसने अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था मैकाले ने। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो वे थे मनसुख लाल नजर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया, और इसके प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे, और ये नाडाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, गुजराती और तमिल में भी प्रकाशित होती थी। और अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ दिया गया समाचार पत्र और दूसरी तरफ भाषा दिया गया है। तो यहाँ पे भारत मित्र का भाषा क्या था? हिंदी था, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा। राष्ट्र मित्र का भाषा क्या था? तो ये था मराठा, यानी कि मराठी भाषा, तो बी का हो जाएगा चौथा। प्रजा मित्र, तो प्रजा मित्र का भाषा था गुजराती, सी का हो जाएगा दूसरा। और नायक समाचार पत्र का भाषा क्या था? तो इसका भाषा था बंगाली, डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन देख सकते हैं, सर जॉन शोर दिया गया आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा गया था, ना कि सर जॉन शोर के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त हुआ, सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली शुरू हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सभी सुमेलित हैं, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन दिया गया प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, जो कि गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। तो यहाँ पे दिया गया लॉर्ड लिटन, जो कि सुमेलित नहीं है, गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में चार्टर एक्ट 1833 जो है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद यह किससे संबंधित था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। 1833 ईस्वी में रिपन के जो है कानूनी सलाहकार सीपी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाने से संबंधित था। और अंग्रेजों ने इसका विरोध करने के लिए यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा तथा अंग्रेजों से समझौता कर उन्हें जूरी की मांग का अधिकार भी दिया गया था। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद पूछा गया कि इससे संबंधित था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। और वेलेजली का जो शासनकाल था वह 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन किया था। इसके अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य अपनी वैदेशिक अधिकार कंपनी को सौंप देती थी, और कंपनी उस राज्य में अपना एक सेना रखती थी जिसका खर्च संबंधित राज्य वहन करता था। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो इसमें सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। तो ब्रिटिश भारत में सिंध का विलय हुआ था 1843 ईस्वी में, और लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित हुआ था। तो यहाँ पे गलत है। लॉर्ड वेलेजली दिया गया अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुआ था। और प्रथम अफगान युद्ध जो दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, गलत है। प्रथम अफगान युद्ध 1834 से 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय में लड़ा गया था। तो बाकी सभी गलत हैं, सी ऑप्शन ये सुमेलित है। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सबसे पहला जो दिया गया चूक का सिद्धांत, यानी कि हड़प नीति या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो इसका संबंध हो जाएगा डलहौजी से, यानी कि ये क्या हो जाएगा तीसरा। फिर है आपका बंगाल का विभाजन, तो ये कर्जन के समय में हुआ था 1905 में, बी का हो जाएगा पहला। और बंगाल में दोहरा शासन, तो ये क्लाइव के समय में हुआ, सी का हो जाएगा दूसरा। और सामाजिक सुधार, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक से, तो डी का हो जाएगा चौथा। 3, 1, 2, 4, तो 3, 1, 2, 4 आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन दिया गया है, गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। ये सी ऑप्शन सुमेलित नहीं। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय, इल्बर्ट विल रिपन के समय, सभी सुमेलित हैं। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो ये कैनिंग के समय में क्रियान्वित हुआ था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया और इसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से यह कानून भी पारित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। तो यहाँ पे हेस्टिंग्स दिया गया, जो कि गलत है। बाकी अस्थायी बंदोबस्त के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली सही है। और 1829 का 17वां रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है। केवल जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वह थे वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन विकल्प में बेंटिक नहीं दिया गया, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा। तो क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा यदि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वह विलियम बेंटिक था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा चूंकि बेंटिक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध हो जाएगा व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि हड़प नीति से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ए का हो जाएगा डी, यानी कि पहले का डी। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बेंटिक का संबंध हो जाएगा यहाँ पे सती प्रथा का निषेध, दूसरे का हो जाएगा ए। और लॉर्ड रिपन, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा आपका स्वायत्त शासन यहाँ पे, यानी कि तीसरे का हो जाएगा बी। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो चौथे का हो जाएगा सी, यानी कि डी ए बी सी। तो डी ए बी सी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो क्लाइव दिया गया है यहाँ पे, तो क्लाइव का संबंध हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन से, ए का हो जाएगा सी और पहले का सी हो जाएगा। उसके बाद बेंटिक दिया गया है, तो बेंटिक का संबंध हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा से, तो दूसरे का हो जाएगा डी। फिर आपका चार्ल्स मेटकाफ, तो चार्ल्स मेटकाफ का संबंध हो जाएगा यहाँ पे प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था इसने, तीसरे का हो जाएगा ये। और लॉर्ड कर्जन के समय में वंग विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन हुआ था, चौथे का हो जाएगा बी, यानी कि सी डी ए बी। तो सी डी ए बी आपका ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे सी डी ए बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और किस सन में? तो 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। और तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो आपसे सही पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, महादेव गोविंद रानाडे दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है आपको पता होगा कि मैडम एच.पी. ब्लॉवत्स्की और एच.एस. अलकाट के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन भी पूछा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सुमेलित यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे केशव चंद्र सेन। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और प्रारंभ में ये ब्रह्म समाज के आचार्य थे, लेकिन इनके उदारवादी नीतियों ने से जो है ब्रह्म समाज में फूट पड़ने लगी। परिणाम स्वरूप 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनसे आचार्य की पदवी छीन ली। अतः इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय दिया गया आदि ब्रह्म समाज। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक दिया गया राजा राम मोहन राय, गलत है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 दिया गया, ये गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1844 दिया गया है, गलत है। बाकी सभी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई, सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 में हुई थी। तो सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक तरफ संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ उनके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक यहाँ पे द्वारिकानाथ टैगोर हो जाएंगे, ए का चौथा। फिर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो होंगे यहाँ पे विलियम एडम्स होंगे, बी का हो जाएगा तीसरा। और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हो जाएंगे आनंद मोहन बोस, सी का दूसरा। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी, डी का जो है पहला हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य लोगों ने मिलकर 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे वह विलियम एडम्स थे। और इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि एस.एन. बनर्जी ने की थी। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा, 4 3 2 1। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अभी आपको यहाँ पे बताया गया है, एस.एन. बनर्जी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो वह था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व
सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन किया था और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 ईस्वी में और दूसरा सम्मेलन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और 1886 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इंडिया लीग के संस्थापक तो शिशिर कुमार घोष, यानी कि ए का हो जाएगा पहला, और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हो जाएंगे आनंद मोहन बोस, बी का हो जाएगा दूसरा। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक कौन थे तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी का हो जाएगा चौथा। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सैयद अहमद खान थे, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही तो इसमें केवल दूसरा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये सही है। लेकिन पहला गलत है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दिया गया है सरोजनी नायडू, जो कि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 की कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यदि पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजनी नायडू सही होगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह थी एनी बेसेंट। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में थी और 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, जो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो अभी आपको बताया गया पिछले क्वेश्चन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ना कि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। यदि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तब हो जाती श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पे, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद, तो यहाँ पे रामगढ़ 1940 की अध्यक्षता इन्होंने की थी, एक हो जाएगा चौथा। सरोजनी नायडू बताया गया आपको, कानपुर अधिवेशन 1925, बी का हो जाएगा तीसरा। मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किए थे, सी का हो जाएगा पहला। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता इन्होंने की थी, डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए एवं हिंदी में इन्होंने भाषण दिया। अगला क्वेश्चन है अब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वह था बेलगांव अधिवेशन 1924, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वह था बेलगांव अधिवेशन 1924, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट, जो कि ROA एग्जाम 5 दिसंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।